आज भी मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड इजराइल, मगर हमने फट से रिकॉग्नाइज किया। क्यों स्वीकार किया? जबकि उसमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इतना शानदार भाषण दिया था अधिवेशन में कि सारे लोग अगेंस्ट में खड़े हो गए। फिर ये सुनने में आता है कि माउंटबेटन का मैसेज जाता है गांधी जी के पास कि भाई ये क्या हो रहा है, कांग्रेस का 3 दिन का अधिवेशन है, ये तो इसलिए हुआ था कि पार्टीशन को एक्सेप्ट करना है आपको, इसमें क्या भाषण हो रहा है। और फिर उसके बाद पार्टीशन एक्सेप्ट होता है। और फिर यह भी याद करना चाहिए, उसके बाद जो एक्सेप्ट हुआ, अभी बंगाल में परिवर्तन आया है। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे होता है, और उसमें जो कुछ भी होता है वो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास के सबसे भयावह दौरों में से एक है। शाहिद हुसैन सोहरावर्दी जो बंगाल का सीएम है, उसके संरक्षण में दंगे होते हैं, पुलिस को अंदर बैठा दिया जाता है। शायद आप में से किसी ने बंगाल फाइल्स मूवी देखी होगी या नहीं देखी, उसमें थोड़ा बहुत उसका दृश्य समझ में आता है। और उसके बाद स्थिति क्या, स्वतंत्र भारत में उनके चाचा हुसैन सोहरावर्दी, हसन सोहरावर्दी के नाम पर सड़क हिंदुस्तान में, और वो भी मुस्लिम लीग के नेता थे। और जब उसे चेंज करके बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ गोपाल पाठा के नाम पे, वो गोपाल मुखर्जी जिन्होंने की सबसे ज्यादा संघर्ष किया उस समय बचाने के लिए दंगों के विरुद्ध, तो आपत्ति की जा रही है। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं इनको हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी का मतलब नहीं पता। अरे भाई, दोनों चचा भतीजे थे, दोनों ही मुस्लिम लीग के नेता थे। तुम्हें अगर अंतर उसमें समझ में आ रहा है तो अपनी बुद्धि के ऊपर थोड़ा उसमें समझ पैदा करने का प्रयास करिए। और उसके बाद 1947, एक और आपको बात बताना चाहता हूं। 1946 का इलेक्शन हुआ। उस समय ये स्पष्ट बात थी, जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हुए। एक तो अभी आपको बात बता दें, ये भी एक बहुत विचित्र बात कही जाती, स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ। आखिरी स्वतंत्रता आंदोलन 1942 है, और वो 1 महीने में समाप्त हो गया था, क्योंकि सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। 43, 44, 45, 46, 47 कोई आंदोलन है? कोई आंदोलन नहीं। मगर आजादी उस आंदोलन ने दिला दी जिसका इफेक्ट इंडक्शन के द्वारा 5 साल बाद हुआ। यह अद्भुत तर्क है। 42 से पहले आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931, उसके बाद से लेकर 1947 तक कोई आंदोलन नहीं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42। 16 साल कोई आंदोलन नहीं। और उसी के साथ साथ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, और जिसमें बाकायदा स्टेट्स में इलेक्टेड सरकार इंडियंस की होगी, यह माना जाता है, और सेंटर में उनकी रहेगी। तो कांग्रेस की सरकारें सेंटर में बनती, स्टेट में बनती हैं 42 में। अब 46 का जब इलेक्शन आता है, वो अपने आप में बहुत भीषण स्थिति थी कि यह कहा जाता है कि अब इस आधार पर चुनाव होगा कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं। और आपको पता है 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था? लाहौर से नहीं, रावलपिंडी से नहीं, कराची से नहीं, पेशावर से नहीं, ढाका से नहीं, चिटगांव से नहीं, बंबई से चुन के गया। बंबई की बायकुला सीट से कितना वोट मिला? 95%। 95% वोट मिला। अब आइए साहब, मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी, 30 में 30 मुस्लिम लीग को, विद ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ वोट। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात, 30 में 30। असम 28 में 28। बंगाल ऑलमोस्ट कंप्लीट। उत्तर प्रदेश 73 में 64, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, और फिर ऐसा भी नहीं था, इसके होने के बाद भी किसी को लगता है, और इसका उल्टा आपको बताता हूं, जो आज का पाकिस्तान है वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। सिंध में मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली। पंजाब में खिजर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। और आज जो आप खैबर पख्तूनख्वा देखते हैं, जिसको उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, वह कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला। एंड मुस्लिम लीग लॉस्ट बैडली खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। यानी फैक्ट यह है कि आर खैबर पीओके नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हमारा होना चाहिए था।
खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा मैं बिल्कुल पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता। और क्या बढ़िया लॉजिक दिया गया, ये वो लैंड से कनेक्शन नहीं दिख रहा है तो कैसे वो करें? अरे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000-2500 किलोमीटर की दूर पे लैंड पे कनेक्शन होकर एक कंट्री हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हमारा नहीं हो सकता था। यानी ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि जो आज का पाकिस्तान है वहां मुस्लिम लीग को स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं मिली, स्वीपिंग मेजॉरिटी आज के हिंदुस्तान में मिली। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कलकत्ता में अपने भाषण में कहा, ये उनकी वॉइस में अवेलेबल है, कोई जाकर सुन सकता है, ये ऑडियो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब पीछे की बात छोड़ो और अब ये मत कहो कि मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए, मेरे लिए अलग कानून चाहिए, मेरे लिए अलग व्यवस्था चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ कदम मिलाकर कैसे चलना चाहते हो। मगर ये बात मानी नहीं गई और 27 अगस्त को 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है, पार्लियामेंट की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो आप जाके पढ़ सकते हैं, फिर मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठाई, यानी वही पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दीजिए, और कहा कि हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में कहा कि अब छोटे भाई बड़े भाई की बात समाप्त कर दो, और फिर उन्होंने वही सेंटेंस रिपीट किया और कहा अब यह बात कहो कि साथ में आगे कैसे लेना है। और आज केरल में मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। कोई ये कहेगा ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, तो याद करिए मार्च 1949 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्ना की मुस्लिम लीग के आजादी से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक को कायदे मिल्लत कहा जाता था। और मैंने आपको बताया पूरी की पूरी सीटें जीती मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां तो कोई पाकिस्तान नहीं गया। दुख की बात यह है, और अगर यह कहें कि यह वो मुस्लिम लीग नहीं है, भाई साहब फिर यह भी वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी वाली थी। यह भी 1978 में कांग्रेस आई के रूप में बनी है। अगर आप अपनी लीगेसी जोड़ते हैं तो सेम वही लीगेसी है। फिर आप कहेंगे चलिए ठीक है वो सब जो था, मगर अब आगे क्या? मगर ये चीजें इसलिए याद करने की जरूरत है कि वो गलतियां बार बार दोहराई नहीं जानी चाहिए थी। मगर क्या हुआ, 1950 का दशक आया, देश का मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। किसी मुस्लिम ने डिमांड नहीं की कि मेरे लिए अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए। नेहरू जी ने कहा लो मदरसा हम दे देते हैं। अरे डिमांड ही नहीं थी, आपने सप्लाई कर दिया। इवन यहां तक की स्थिति यह थी, अगर आप उस समय याद करिए, हम लोगों से तो बहुत, हम लोगों के ग्रैंड फादर्स और उनकी या मदर फादर को भी याद होगा, सुना आप लोगों ने, सबको होगा, उस समय कितने ही मुस्लिम कलाकार, उनको कोई परहेज ही नहीं था हिंदू नाम से फिल्म में आने में। भाई दिलीप कुमार कौन थे? यूसुफ खान। अजीत कौन थे? हामिद अली। जॉनी वाकर कौन था? बदरुद्दीन। मधुबाला, मीना कुमारी। यानी उनको कोई समस्या नहीं थी नाम भी रखने में। यहां तक कि आपने सुना हो 50 के दशक का बड़ा फेमस भजन है, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। किसने गाया है? मोहम्मद रफी ने। म्यूजिक किसने दिया है? नौशाद अली ने। लिखा किसने है? शकील बदायूनी ने। तो आप कल्पना कर सकते हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। ये लिखने वाला, संगीत देने वाला, गाने वाला तीनों मुस्लिम नहीं। फिर आगे बढ़े, 60 का दशक आया, इंदिरा जी ने कहा लो हम पर्सनल लॉ बना देंगे। फिर उसके बाद 80 का दशक आया, राजीव गांधी जी ने कहा हम शाहबानो केस लाके सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया को कर देंगे। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी आए, 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट ला देंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला देंगे। और फिर जो कुछ मनमोहन सिंह जी के जमाने में हुआ वो आपको सबको पता है। तो मैं कहना चाहता हूं, हकीकत में इस सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ाने में भारत के नेताओं का ज्यादा बड़ा रोल रहा। शायद मुस्लिम समाज तो उस समय राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था। और मैं कोट करके कहता हूं, के मोहम्मद साहब
जो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत बड़े ऑफिसर रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, और 1976 में जो एक्सकवेशन हुआ राम मंदिर में उसको वो लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और ये बात भी प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लगभग 12 साल तक कोई रिट नहीं दायर की। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दिसंबर 1961 में मुद्दई बना। क्यों? क्योंकि टाइटल सूट का रूल होता है कि अगर 12 साल तक आपने क्लेम नहीं किया तो योर क्लेम विल बी फॉरफिटेड। 12 साल पूरा होने में केवल 11 दिन रह गए थे। क्यों नहीं किया 11 साल 11 महीने तक? के मोहम्मद साहब ने लिखा है, चूंकि मुस्लिम समाज के अंदर यह विचार था कि हमें इस पे दावा नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। हिंदुओं के लिए इस स्थान का बहुत महत्व है, हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। काल लगभग सब लोग ये मान रहे थे, मगर तब सेकुलरिस्ट लेफ्टिस्ट उन्होंने जा के उनको समझाया, कहा नहीं नहीं तुम्हारा केस मजबूत है, तुम्हें लड़ना चाहिए। और वो दिसंबर 1961 में जाके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें क्लेमेंट बन जाता है जाके। और उस क्लेम में लिखा क्या है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, वी आर अपियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द मॉस्क मेड बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर इन द 16th सेंचुरी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोर्ट में पिटीशन दायर होती है जो ये कहती है कि एक विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा बनाए गए ढांचे के बचाने के लिए हम कोर्ट में खड़े हैं। अद्भुत। इसलिए आज की स्थितियों में यह आवश्यकता है कि उस हकीकत को समझें। एक जो दूसरा आदर्श है उसको क्यों नहीं देखते? ये आज स्थिति क्या आई कि जब हम लोग भी बच्चे थे, या और उससे पहले की बात देख लें 60 और 70 के दशक में, तो मुस्लिम समाज की पहचान क्या होती थी? बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े गीतकार, कलाकार, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, जोश मलियाबादी, कैफी आजमी, जिगर मुरादाबादी, अकबर इलाहाबादी। और आज कहां जाके पहुंचा दिया कि उन सबको छोड़ दिया समाज ने। आज राजनीति ने कहा कि उसकी पहचान क्या है, कहते हैं उसकी पहचान है अफजल गुरु, याकूब मेनन, जाकिर नायक, इशरत जहां। किसने बनाया यह पहचान? मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इस देश की आजादी के बाद भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? आर्मी का ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। नौशेरा की लड़ाई में 1948 फरवरी में वो बलिदान हो गए। उनका घर यूपी के आजमगढ़ में है। कोई नहीं जाता उनके यहां, कोई नहीं जाता। उसी आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपी होंगे आ जाते। और आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, एक झांगड़ का इलाका था जो पाकिस्तान की फौज ने अक्टूबर 47 में कब्जा कर लिया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने, जिस ब्रिगेड को लीड कर रहे थे, यह कसम खाई कि जब तक मैं इसको दोबारा रीगेन नहीं कर लूंगा, मैं चारपाई पे नहीं सोऊंगा महाराणा प्रताप की तरह। और जब फरवरी 48 में इंडियन आर्मी ने उसको रिकैप्चर किया, तो उनकी ब्रिगेड के सोल्जर्स ने सबसे पहले जानते क्या किया? पास के गांव से एक चारपाई लेके आए और कहा साहब एक बार आप इस पे लेट लीजिए ताकि आपकी वो कसम पूरी हो जाए। मगर उनके घर पे कोई नहीं जाता। 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आवास पर उनके पूरे परिवार और उनकी पत्नी को भी बुलाकर सम्मानित किया। गाजीपुर के रहने वाले थे, कोई जाता ही नहीं। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, वैसे आप में से जो लोग साहित्य के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। पद्मावत एक महाकाव्य है। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत महाकाव्य में राणा रतन सिंह को अच्छा और अलाउद्दीन खिलजी को क्रूर बताया है। मलिक मोहम्मद जायसी, रायबरेली में उनकी कब्र है, कोई जाता ही नहीं। अब आइए दिल्ली से थोड़ा नजदीक, कृष्ण भक्ति साहित्य के अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान रसखान, पूरा नाम क्या? शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में क्या कह रहे हैं? शेष गणेश दिनेश महेश सुरेशहु जाहि निरंतर धावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। यानी जिसको वेद अनंत अखंड अछेद अभेद बता रहे, उनके यहां कोई जाता ही नहीं।
यानी आज इसलिए समझने की जरूरत है कि उस कट्टरपंथी विचारधारा को पोषित नहीं करना है, हमें भारतीयता की विचारधारा को पोषित करना है और सबको साथ में लेके चलना है। मगर वो कट्टरपंथ की जो विचारधारा सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं है, वो कट्टरपंथ की विचारधारा जो लोग कहते हैं साहब भारत में वो इस कारण से हो रहा, पॉलिटिकल मंच नहीं है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनकी वजह से हो रहा है, तो मैं पूछता हूं भाई साहब ये बर्मा में किसकी वजह से हो रहा है, ये चाइना के सिकियांग प्रोविंस में किसकी वजह से हो रहा है, ये रशिया के चेचेनिया में किसकी वजह से हो रहा है, ये इथोपिया में किसकी वजह से हो रहा है, ये श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम किसकी वजह से फूट रहे हैं, ये सिडनी में किसकी वजह से हो रहा है, ये बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, मैड्रिड, लंदन, ये 9/11 किसकी वजह से हो रहा है। प्रॉब्लम उस विचारधारा में है और इसलिए आज का दिन हमें याद दिलाता है कि उस विचारधारा को हमें नियंत्रित करने की जरूरत है और सकारात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मगर आप इसके साथ यह भी समझिए हमने कितना खोया, जो मैं बात कह रहा था इसको आप इस ढंग से समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो छोड़िए, आप में से शायद बहुतों को ना पता हो, अफगानिस्तान में काबुल में आज से सिर्फ 100 साल पहले 1/3 पॉपुलेशन हिंदू और सिखों की थी। 1/3 काबुल में। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से गए हैं एस्केप करके, तो वो काबुल में कहां रुके थे जाके, एक ड्राई फ्रूट्स के मर्चेंट थे ना मेहरोत्रा जी, उन्हीं की दुकान पे रुके थे। आज कोई ड्राई फ्रूट के मर्चेंट मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? आइए बर्मा में ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द बिजनेस वॉज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। वो जो 50 के दशक का गाना है, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, वो इसीलिए था कि रंगून जाना बहुत आम बात होती थी, वहां कोई कुछ नहीं बचा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चूंकि यहां वुमेन्स कॉलेज है, अगर आजादी के उस दौर की सबसे दुखद यंत्रणा झेली है तो महिलाओं ने झेली है। और अगर आपको ध्यान ना हो तो याद करिए लाहौर की, अभी उल्लेख कर रही थी आपके प्रधानाचार्य महोदया, लाहौर की बड़ी फेमस घटना है कि वहां एक नहीं सैकड़ों औरतों ने कुएं में कूदकर जान दे दी थी, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर वो जीवित पकड़ ली गई तो उनके साथ पता नहीं क्या होगा। फैसलाबाद जिले में और कई जगहों पे लोगों ने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि गांव को जब चारों तरफ से घेर लिया गया तो परिवार वालों ने अपने हाथों से अपनी यंग बच्चियों को मारा है, क्योंकि उन्हें अब यह था कि ये जिंदा पकड़ ली गई तो इनके साथ क्या होगा यह कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए, और जो कुछ भी कटी हुई लाश है वो सब, मैं वो विभत्स वर्णन में नहीं जाना चाहता, मगर अगर सर्वाधिक यंत्रणा किसी ने सही है तो भारत ने सही, भारत में महिलाओं ने सही है। मगर एक और बात समझिए, ये वो देश है जिसने कभी मैसेकर प्राचीन काल में देखा ही नहीं था। ये वो देश है जहां युद्ध में कभी महिलाओं के साथ कोई बर्बरता नहीं होती थी। ये वो देश है जहां जीतने के बाद किसी राजा का सर नहीं काटा जाता था। उस देश के साथ ये हुआ, और ये बात भी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। एक अमेरिका के हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं RG रमल, RUMMEL। उन्होंने पिछले 2500 सालों में जो मैसेकर्स हुए हैं, यानी जो वॉर में या गवर्नमेंट के द्वारा मारे गए लोगों की एक पूरी संख्या कैलकुलेट की है, और दुनिया भर की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री से उसमें लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोग इन 250 वर्षों में राज्यों यानी सरकारों के द्वारा या राजाओं के द्वारा मारे गए या मरवाए गए। उन्होंने कहा मगर भारत एक ऐसा देश था जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर का उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ 2 छोटे उदाहरण, एक कलिंग का युद्ध जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए, और एक दक्षिण भारत में था, कहा उसमें भी सिर्फ कुछ थाउजेंड्स थे। विद एन एक्सेप्शन ऑफ दिस, बिफोर 13th century देयर इज नो रेफरेंस ऑफ एनी मैसेकर। वो देश जिसने दुनिया में जाकर किसी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की, वो देश जो दुनिया में किसी को प्रताड़ित नहीं करता, वो देश जिसने दुनिया में सिर्फ सकारात्मक शांति का संदेश दिया, वो देश जिसने दुनिया को सबसे उन्नत किस्म का ज्ञान दिया, और ये वो देश जिसने कभी किसी दूसरे के धर्म स्थल को नहीं तोड़ा। उसने कभी किसी दूसरे धर्म वाले के साथ
कोई भेदभाव नहीं किया, उस देश के साथ ये हुआ, ये अपने आप में ज्यादा बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसलिए यह भी याद रखने की जरूरत है, जो अभी पूनम जी ने अटल जी की कविता सुनाई थी, तो उसमें एक आगे की लाइन ये भी थी कि जिनकी लाशों पर पग पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। अच्छा, अब आप कहेंगे साहब ये सब कुछ हो गया, इसका फ्यूचर से क्या कनेक्शन है, अदर देन कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बात बताता हूं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था, तो डीएनए भी एक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर इसके बावजूद देश के अंदर जो फूट डालने का प्रयास हुआ, यह जो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने फूट डाली, हिंदू मुसलमान की फूट अंग्रेजों ने नहीं डाली। वो तो उसका इतिहास औरंगजेब और बाबर और खिलजी के जमाने से, उन्होंने भारत में जातियों में तोड़ने की कोशिश की, क्षेत्र में तोड़ने की कोशिश की। दोनों का एक एक उदाहरण बताता हूं।